हमारे चैनल सिविल बेसिक 21 में सभी का स्वागत है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के केस को डील करने जा रहे हैं। इसमें पहला केस है कंपोजिट बार ऑब्लिक कॉलम। कोई भी कॉलम या कोई छड़ अगर ये कंपोजिट है, कंपोजिट का मतलब कई प्रकार की धातुओं से यानी दो या दो से अधिक धातुओं के कॉम्बिनेशन से तैयार की गई है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बीच का जो वाइट पोर्शन है ये एक सर्कुलर सॉलिड बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर एक ये ट्यूब है जो एक दूसरे मटेरियल की है और ये तीसरी ट्यूब इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये तीसरे मटेरियल की। तो इस तरह से तीन मटेरियल को कंपोजिट करके एक बार बनाई गई है। इसी को हम कंपोजिट बार बोलते हैं। कंपोजिट बार के यहाँ पर दोनों सिरे आपस में जकड़े हुए होते हैं, यानी इनमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता एक दूसरे के सापेक्ष। तो जब भी इनमें लंबाई में वृद्धि या कमी होती है तो इसके सिरे साथ साथ आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। तो यहाँ हम इस केस को देख लें। इस कंपोजिट बार का एक सिरा फिक्स है, दूसरे सिरे पर एक भार लगाया गया हुआ है, ये लोड है और इस लोड के कारण इसकी टोटल कंपोजिट बार की लंबाई में वृद्धि होगी। इसकी इनिशियल लेंथ एल अगर मान लेते हैं तो मान लीजिए इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हुई। तो डेल्टा एल जो लंबाई में वृद्धि है प्रत्येक छड़ की, यानी जो भी अलग अलग धातुओं की छड़ें हैं, पहली छड़ हमारी सर्कुलर सॉलिड बार के रूप में है, दूसरी ट्यूब के रूप में है, तीसरी भी ट्यूब के रूप में है। तो इन सब की जो लंबाई में वृद्धि होगी वो समान होगी, क्योंकि ये सिरे आपस में जकड़े हुए हैं, फिक्स हैं। तो इसलिए डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 बराबर डेल्टा L3 बराबर डेल्टा L हम लिख सकते हैं। एक तो जो इस कंपोजिट बार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारी बेसिक कंडीशंस हैं। तो बेसिक कंडीशंस में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एलोंगेशन इज सेम इन ईच पार्ट, यानी हर एक भाग में जो है लंबाई समान होती, लंबाई में वृद्धि समान होती है, यानी डेल्टा एल जो है इक्वल होता है। ईच पार्ट से मतलब ईच टाइप ऑफ बार्स। दूसरा इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि ये भार जो है प्रत्येक प्रकार की छड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ भाग इस छड़ के ऊपर आएगा, कुछ दूसरे प्रकार की दूसरी छड़ पर आएगा, कुछ तीसरी छड़ पर आएगा। जिन तीनों छड़ों पर कुछ न कुछ भार अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जैसे एफ वेट है, पहली छड़ पर मान लीजिए F1 बल ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे पर F2 और तीसरे पर F3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुल बल जो टोटल फोर्स है ये हमारा तीनों प्रकार की छड़ों में अलग अलग उत्पन्न बलों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। यही हमारी दो बेसिक इक्वेशन है। अगर ये दो बेसिक इक्वेशंस हम को याद है कि कंपोजिट बार्स में ये कंडीशन लागू है तो हम इसका क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखें, इसके आगे हमको ये फार्मूला पहले से पता है कि किसी भी छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल बराबर PL अपॉन AE या FL अपॉन AE, यानी फोर्स के लिए हम P या F में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो ये FL अपॉन AE एक ये जनरल फार्मूला है जिसको पीछे हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। तो ये हम जानते हैं। जब ये फार्मूला हो गया तो इसी फार्मूले की मदद से F का मान अगर हम लिखना चाहें तो देखिए डेल्टा L बटे L यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये डेल्टा L बटे L हो गया और AE का गुणा इधर कर दीजिए तो ये F की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से F बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू AE, ये हमारा एक फोर्स ज्ञात करने के लिए सिंबल हो गया। अब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके तीनों प्रकार की छड़ों में अलग अलग बल की गणना कर लेते हैं। तो पहली छड़ में उत्पन्न बल F1 बराबर डेल्टा L अपॉन L, ये हमारा चूँकि लंबाई सभी की समान है, में वृद्धि समान है, प्रारंभिक लंबाई बराबर है, तो ये डेल्टा L अपॉन L ये हमारा सभी छड़ों के लिए कॉमन होगा। हाँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर छड़ का अलग अलग होगा। तो पहली छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका यंग्स मॉडुलस जो है E1 है, तो ये F1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह से F2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं डेल्टा L अपॉन L इंटू A2 F2। तीसरे की F3 बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू A3 F3। जब ये तीनों हमने बलों के मान लिख लिए तो इसी ऊपर वाले फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर टोटल F। तो F बराबर, अब हमने जब इनकी सारी वैल्यू
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की इनको जोड़ने से हमने देखा कि डेल्टा एल अपॉन एल कॉमन है, तो इसको कॉमन लेकर के बाकी संख्याओं को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। तो ये हो गया A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। तो इस तरह से f की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। अब इसी समीकरण की मदद से अगर हम डेल्टा एल का मान ज्ञात करना हो हमको, तो डेल्टा एल बराबर f इंटू एल इधर चला जाएगा, तो f इंटू एल ये हो गया, और ये ब्रैकेट में जो भी पद है ये हमारा नीचे को आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ नीचे लिख लिया है। तो इस तरह से डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, ये हमारी लंबाई में वृद्धि के लिए फार्मूला बन गया। हम ये फार्मूला याद रखें या कंसेप्ट याद रखें, हम कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और या ये फार्मूला डेल्टा एल के लिए कंपोजिट बार के केस में याद कर लें, इससे भी हमको लंबाई में वृद्धि की गणना कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए प्रत्येक प्रकार की क्षण में कि प्रतिबल कितना उत्पन्न हुआ है, स्ट्रेस कितना उत्पन्न हुआ, तो स्ट्रेस बराबर F1 अपॉन A1 होता है, ये हमको मालूम है। तो हम अपने इसी फार्मूले से देख लिए, यहाँ से F1 बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू A1 E1, तो F1 बटे A1 इसको यहाँ नीचे लाइए, तो यहाँ क्या बच जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू E1। तो ये हमारा F1 अपॉन A1 बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू E1 ये बचा, और ये प्रतिबल हो गया, इसका स्ट्रेस हो गया। ऐसे दूसरी क्षण में स्ट्रेस इतना P2 उत्पन्न होगा, तीसरी क्षण में इतना उत्पन्न होगा, और इस तरह से हम प्रत्येक क्षण में प्रतिबल की भी गणना या स्ट्रेस की भी गणना कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट बार के क्वेश्चन करने का बस यही एक बेसिक प्रिंसिपल है। इसी का एक हट करके थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, केस 2। इसमें यहाँ पर देखिए ये 3 तरह की अलग अलग छड़ें हैं, जिसमें इस छड़ की लंबाई 300 मिलीमीटर है, और ये स्टील की बार है, ये भी स्टील की बार है, ये इसकी भी लंबाई 300 मिलीमीटर है। बीच में जो एक छड़ है ये ब्रास की है, और इसकी जो लंबाई है वो 450 मिलीमीटर है। दोनों स्टील बार्स का डाया जो है 25 मिलीमीटर है, और बीच की जो ब्रास की बार है इसका डाया 20 मिलीमीटर का है। इसके निचले सिरे आपस में जकड़े हुए हैं एक फ्रेम के द्वारा। इस फ्रेम के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स 100 किलो न्यूटन का लगाया गया है। 100 किलो न्यूटन का ये फोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है। अब जब 100 फोर्स का इसका जो फोर्स लगाया गया है, तो फोर्स के कारण इन तीनों प्रकार की छड़ों में कुछ न कुछ लंबाई में वृद्धि होगी। तो इसकी भी लंबाई बढ़ेगी, इसकी भी लंबाई बढ़ेगी। ये हम कंपोजिट बार के सिद्धांत के अनुसार जानते हैं कि तीनों छड़ों में लंबाई में वृद्धि बराबर होती है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि बराबर होगी। यद्यपि इसकी प्रारंभिक लंबाई तीनों छड़ों की डिफरेंट हो सकती है, जिसमें बीच की छड़ की लंबाई देखिए अलग है, किनारे वाली दोनों की बराबर है। तो इस तरह से हम ये पीछे वाले क्वेश्चन से ही की मदद से ही लगा सकते हैं। केवल उसमें जहाँ लंबाई L का प्रयोग होता है वहाँ पर हम केवल L न लिख करके L1 या L2 का प्रयोग करेंगे, यानी जो भी डिफरेंट लेंथ है उसी का यूज करेंगे। बाकी हमारे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दोनों पदार्थों का यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। डेल्टा एल सभी में के लिए समान है, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 यह हो जाएगा। चूँकि ये दो छड़ें एक जैसी हैं, इसलिए इसमें जितना बल है F1 यही बल हमारा F3 के बराबर होगा, तो यानी F1 बराबर F3 होगा। इसलिए हम इसी को 2F1 भी लिख सकते हैं। तो F1 और F3 को जोड़ करके ये 2F1 हो गया प्लस F2 हो गया। इस तरह से ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हम पीछे F बराबर डेल्टा एल हमारा कांस्टेंट है, इसमें L1 भिन्न है। L1 डिफरेंट होने की वजह से यहाँ L न लिख करके नीचे प्रत्येक में अलग अलग L1 L2 और L3 आ जाएगा। A1 ES अपॉन L1, A2 EB अपॉन L2 और A3 ES अपॉन L3। तो इस तरह से ये हो करके बाकी सारी वैल्यू इसमें दी गई हैं। हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल्टा एल केवल अननोन रहता है। डेल्टा एल की वैल्यू हमारी 0.13155 मिलीमीटर इसको सॉल्व करने से प्राप्त हुई। तो इस तरह से डेल्टा एल ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 था दोनों प्रकार की छड़ों के लिए। तो डेल्टा L1 का मान F1 L1 अपॉन A1 E1 होता है फार्मूले से। इसमें F2 L2 अपॉन A2 E2 होता है, ये बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू जब हम आपस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाकी सॉल्व करने से हमको प्राप्त होता है कि F1 बराबर
4.6875 F2, यानी F1 का मान F2 के पदों में इसको हल करके हम ज्ञात कर लेते हैं। अब जब F1 का मान F2 के पदों में हमने ज्ञात कर लिया तो जो ऊपर हमारी इक्वेशन है F बराबर 2F1 प्लस F2, इस समीकरण में हम इसको और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से F1 का मान इस समीकरण में रख देते हैं तो F2 हो गया, F2 का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो F1 और F2 दोनों इस तरह से हल हो जाएंगे। F1 F2 के मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, केवल बेसिक कंसेप्ट इसको सॉल्व करने का हमको समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद वही प्रतिबल भी अगर हमको ज्ञात करने हो तो प्रतिबल बराबर F1/A1 होता है, F2/A2 होता है। ये हम जब बल ज्ञात कर लिए तो एरिया का भाग लगाते जाइए और ये हमारे प्रतिबल ज्ञात हो जाएंगे। तीसरा केस आइए देखिए। तीसरे केस में एक नट बोल्ट का केस लिया गया है। इसमें इसको ध्यान से देखें, ये हमारा बीच में एक बोल्ट है, ये इसकी थ्रेड है, चूड़ियाँ कटी हुई हैं, और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये एक ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्यूब की दोनों साइड हैं। ये पहले इस बोल्ट को इस ट्यूब के अंदर डाल करके एक बासर इस सिरे पर रख दिया गया, एक बासर इस सिरे पर रख दिया गया। तो इस बासर से ये इसका हेड सट गया और यहाँ से जो ये हमारा नट, ये बोल्ट आगे निकल रहा है, इसकी चूड़ियाँ, इसके ऊपर ये नट जो है घुमा करके कस दिया गया। तो नट को जब हम इसके ऊपर कस देते हैं तो ये हमारा, अब जरा इसके बारे में सोचिए। ये पहले तो हाथ से हमने कस दिया, इसके बाद इसको रिंच से हम कस के तेज फोर्स लगा करके घुमाते हैं। तो जब फोर्स लगा कर घुमाएंगे तो बोल्ट जो है हमारा बाहर खींचने का प्रयास करेगा और ये जो ट्यूब है ये कंप्रेस होने का प्रयास करती है, यानी इसमें दबाव उत्पन्न होता है ट्यूब में और बोल्ट में तनाव उत्पन्न हो जाता है कि जैसे जैसे चूड़ी हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये बोल्ट हमारा बाहर को निकलना चाहेगा, यानी इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। जब इसमें खिंचाव होगा तो बासर के माध्यम से जो ट्यूब है इसमें संपीड़न उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे बोल्ट से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कंसेप्ट ये है, जिन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा कि टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट, यानी बोल्ट में जितना टेंसाइल फोर्स डेवलप हुआ है उतना ही कंप्रेसिव फोर्स ट्यूब में डेवलप होता है। कंप्रेसिव फोर्स इन ट्यूब, तो ट्यूब में उत्पन्न संपीड़न बल बराबर बोल्ट में उत्पन्न तनन बल। टेंसाइल फोर्स डेवलप्ड इन बोल्ट इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस्ड इन ट्यूब। एक तो ये बात हमको ध्यान रखी जाएगी, दोनों में बल बराबर होते हैं। दूसरा जरा देखिए, नट को घुमाने से ये नट बोल्ट पर आगे की ओर खिंच सकता है, तो ट्रेवल ऑफ नट कहते हैं इसको, यानी नट के द्वारा चली गई दूरी। तो नट के द्वारा जो चली गई दूरी ये दो काम करती है, एक तो बोल्ट की लंबाई में वृद्धि करती है और दूसरा ट्यूब की लंबाई में कमी करती है। मान लीजिए ट्यूब की लंबाई में कमी नहीं होती है, केवल बोल्ट की ही लंबाई बढ़ती है, तब नट के द्वारा चली गई दूरी बोल्ट की लंबाई में वृद्धि के बराबर होती है। और दूसरी तरफ अगर हम ये मान लें कि बोल्ट की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, केवल ट्यूब हमारी कंप्रेस हो रही है, तब नट के द्वारा चली गई दूरी ट्यूब की लंबाई में कमी के बराबर होगी। और जब ये दोनों घटनाएं हो रही होती हैं कि बोल्ट की लंबाई में वृद्धि भी हो रही होती है और ट्यूब की लंबाई में कमी भी हो रही होती है, तब नट के द्वारा चली गई दूरी बोल्ट की लंबाई में वृद्धि और ट्यूब की लंबाई में कमी, इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है। एक ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, ट्रेवल ऑफ नट इज इक्वल टू एलोंगेशन इन बोल्ट प्लस शॉर्टनिंग ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब में जो कमी होती है, लंबाई में कमी आती है वो, और बोल्ट की लंबाई में वृद्धि, इन दोनों के जोड़ के बराबर नट के द्वारा चली गई दूरी होती है। बस इसी सिद्धांत से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसके बाद देखिए नट के द्वारा चली गई दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। जो इसकी पिच होती है नट की, जो हमारी ये थ्रेड है, तो थ्रेड की एक पिच, इसका पहलू क्वेश्चन में दी रहती है। पिच का मतलब ये होता है कि दो निकटतम चूड़ियों के बीच की दूरी, दो निकटतम ये जो होती हैं चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेड होते हैं, उनके बीच
जो दूरी है वही पिच कहलाती है। और जितने टर्न घूमता है तो टर्न का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नट के द्वारा चलेगी दूरी ज्ञात हो जाती है, ट्रेवल ऑफ नट ज्ञात हो जाता है। तो ट्रेवल ऑफ नट कैसे हल करते हैं? पिच ऑफ द नट में हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नट की जो पिच होती है वो और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गुणा करें तो ये ट्रेवल ऑफ नट ज्ञात हो जाता है। तो इसकी वैल्यू तो हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। और ये एलोंगेशन, ये डेल्टा L1 ये लंबाई में वृद्धि बोल्ट की है और ये डेल्टा L2 लंबाई में कमी ट्यूब के केस में है। बस इन्हीं को रख करके हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद केस 4 है चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक छड़ है जिसके दोनों सिरे जकड़ दिए गए हैं और जकड़ देने के बाद इस छड़ का अगर टेम्परेचर हम T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, जो भी टेम्परेचर हो उससे T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया जाए, तो आपको ये प्रॉपर्टी फिजिक्स से मालूम है कि जब भी किसी भी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाती है। तो इसकी जो लंबाई में वृद्धि, चूँकि इसके सिरे ऑलरेडी जकड़े हुए हैं, इसमें लंबाई बढ़ने के लिए जगह है नहीं, तो होता क्या है कि ये सिरे जो है इसको अपनी पोजीशन में बनाए रखने का प्रयास करते हैं, इसको दबाए रखते हैं, बढ़ने नहीं देते। अब यहाँ हम एज्यूम ये करते हैं कि ये सिरा तो इसका फिक्स बना रहने देते हैं और ये सिरा ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये फिक्स नहीं है। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इस छड़ की जो हमारी ओरिजिनल लंबाई है वो हमारी L है और ये डेल्टा L लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, ये टेम्परेचर के कारण बढ़ेगी। तो टेम्परेचर के कारण जो लंबाई में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा L की वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू T इंटू L, इस फार्मूले के द्वारा ये ज्ञात की जाती है, जिसमें L हमारा प्रारंभिक लंबाई है, T राइज इन टेम्परेचर है और अल्फ़ा हमारा जो है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से इस फार्मूले के द्वारा हम डेल्टा L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इतनी लंबाई बढ़ गई होती है, यद्यपि ये लंबाई बढ़ती नहीं है, ये सिरे फिक्स होने की वजह से इसको फिर मूल स्थिति में ले आता। तो अब इसको हम दूसरे ढंग से एनालाइज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर ये लंबाई, इसकी ओरिजिनल लंबाई ये हो गई, अब हमने इसकी लंबाई को घटा करके फिर उतना ही कर दिया जितना कि इसकी पहली लंबाई थी। इसका मतलब इतनी लंबाई में कमी कर दी। इस लंबाई में कमी करने के कारण इस छड़ में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें डेवलप हो जाएगी। तो वो हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की गणना हम कर सकते हैं। तो इसमें कितना कंप्रेस किया गया, ये लंबाई में कमी कितनी की गई, यही डेल्टा L के बराबर की गई। इस लंबाई में कमी करने के कारण इसकी जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो डेल्टा L अपॉन L के बराबर हो जाएगी। ये लंबाई में कमी और इनिशियल लेंथ L का भाग लगाएंगे तो ये स्ट्रेन, यानी इतनी स्ट्रेन इसमें डेवलप होगी और ये स्ट्रेन जो है किसके बराबर होगी, ये अल्फ़ा T के बराबर। इसी फार्मूले से देख लीजिए, डेल्टा L बराबर अल्फ़ा इंटू T इंटू L है। इस L को अगर हम नीचे ले आए तो ये डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा और यहाँ अल्फ़ा T बचेगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रेन है, इस छड़ में विकृति है, और जब इस छड़ में विकृति है ये हमारी अल्फ़ा T के बराबर होती है। इसको हम थर्मल स्ट्रेन भी कहते हैं। अब ये तो स्ट्रेन हमारी निकल गई, स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू ई के फार्मूले से हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। स्मॉल ई मतलब स्ट्रेन इंटू ई कैपिटल ई। तो इस तरह इस फार्मूले से हम स्ट्रेस की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। अब अगर हमको फोर्स ज्ञात करना हो तो फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे फोर्स की गणना कर लेते हैं। फिर तो हमारे बेसिक फार्मूले हैं, उनसे जो भी अज्ञात चीज़ हो वो ज्ञात हो जाती है। कुछ दिया गया होगा, दूसरा पूछा गया होगा। बेसिक चीज़ यहाँ पर यही याद रखनी है कि हमारी ये स्ट्रेन अल्फ़ा TL इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L जो है अल्फ़ा TL के बराबर होता है और स्ट्रेन अल्फ़ा T के बराबर होती है। यही हमारी थर्मल स्ट्रेन है। इसी का एक एग्जाम्पल है, थर्मल स्ट्रेन का ही यूज है केस 5 में। केस 5 में यहाँ पर देखिए, ये एक वुडन व्हील है, लकड़ी का पहिया है, गाड़ी वगैरह में जो बैलगाड़ी में लगाया जाता है। इस पहिए, इस लकड़ी के पहिए के ऊपर एक फ्लैट पत्ती की एक सर्कुलर रिंग जो होती है, यहाँ पर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में टायर बोल देते हैं।
ये स्टील का टायर समझिए, ये इसके ऊपर पहिए के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब देखिए ये रबड़ तो नहीं है, ये स्टील है। इसको ठंडी अवस्था में हम इसके ऊपर अगर खींच के चढ़ाना चाहेंगे तो वो नहीं चढ़ेगा। जो बनाया जाता है इसमें हम सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि पहिए का डायामीटर मान लीजिए कैपिटल डी है और इस रिंग का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है, जिसमें स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी से कुछ कम रखी जाती है, यानी स्मॉल डी छोटा होता है कैपिटल डी से। तो जब इसका डाया हमारा कम है तो ये जो है इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसके लिए करते क्या है कि इसको गर्म कर देते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं T डिग्री, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका पेरीमीटर बढ़ता है। जब पेरीमीटर बढ़ेगा तो डाया भी बढ़ता है इसका, और ये डाया बढ़ कर के इस तरह से इसकी लंबाई सेट की जाती है। इसको जो तैयार किया जाता है कैलकुलेट करके हम पहले इतना तैयार करते हैं कि इसकी लंबाई बढ़ने के बाद ये जो है इस पहिए के डाया के बराबर हो जाए, और जैसे ही ये इसका डाया इसके बराबर हो जाए उसी अवस्था में, गर्म अवस्था में ही इस टायर को इस लकड़ी के पहिए के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। फिर इस टायर को या स्टील की पत्ती को ठंडा होने देते हैं। जब धीरे धीरे ये ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने पर इसमें जो लंबाई में वृद्धि हुई थी वो खत्म हो जाएगी, अपनी मूल अवस्था में श्रिंक होने का प्रयास करेगी। तो ये इसमें कंप्रेशन उत्पन्न होगा, संपीड़न उत्पन्न हो रहा होगा, चारों तरफ से ये दबा रही होगी, ये इस पहिए को मजबूती से जकड़ लेती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये देखिए पहिया का तो डाया कैपिटल डी है, ये इसकी लंबाई कम होने का प्रयास तो करती है, लेकिन चूंकि पहिए के डाये से इसका व्यास कम तो हो ही नहीं सकता, तो उसका परिणाम ये होता है कि इस पत्ती में ही खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और इसकी लंबाई इस बढ़कर के इस पहिए की परिधि के बराबर हो जाती है, पेरीमीटर के बराबर हो जाती है, और वो उसी अवस्था में बनी रहती है। तो ये टायर है, ये हमेशा खिंची हुई अवस्था में इस पहिए को कसे रखता है, तो इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, उसी में विकृति उत्पन्न होती है, और इसी कंसेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ज़रा इसकी कैलकुलेशन में कौन कौन से स्टेप आते हैं। अगर हम इस पहिए में जो स्ट्रेन, इसमें जो खिंचाव आएगा उसमें कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, तो स्ट्रेन ई बराबर इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, जितना इनकी पेरीमीटर में डिफरेंस है। इसका पेरीमीटर कितना है पाई डी, पाई कैपिटल डी, और इसका पेरीमीटर पाई स्मॉल डी, तो ये दोनों के पेरीमीटर का अंतर हो गया, वही इसकी लंबाई में वृद्धि होगी बटे प्रारंभिक लंबाई पाई डी। अब इसमें से भाग लगाने पर पाई से पाई कट जाता है, तो ये बचता है केवल कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे डी। तो स्ट्रेन जो निकाली जाती है इस पहिए में जो विकृति उत्पन्न होगी वो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे डी से हम ज्ञात कर लेते हैं। और इस स्ट्रेन के कारण इस पहिए में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, चूँकि ये परिधि प्रतिबल है, सर्कमफ्रेंशियल है, इसलिए इसको हूप स्ट्रेस भी कहा जाता है। तो ये हूप स्ट्रेस ध्यान रखें कि इसके केस में इसको हूप स्ट्रेस बोलते हैं। है स्ट्रेस वही, स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस, तो E इंटू ई, इसी से तो E की वैल्यू ये ऊपर वाली रख दीजिए डी माइनस डी बटे डी, और ये E हो गया। तो यही हमारे फार्मूले का प्रयोग होता है। बाकी एलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज, अब टेम्परेचर के बढ़ने से कितना एलोंगेशन होता है बटे इनिशियल लेंथ, ये तो स्ट्रेन हो गई, यही टायर में स्ट्रेन के बराबर है। इसको थर्मल स्ट्रेन भी कहा जाता है, और थर्मल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन दोनों बराबर होती हैं। तो थर्मल स्ट्रेन कैसे निकलेगी, अल्फा टी इंटू इनिशियल लेंथ पाई डी बटे प्रारंभिक लंबाई पाई डी, ये दोनों कट जाते हैं, अल्फा टी बचता है, तो अल्फा टी बराबर डी माइनस डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये अल्फा टी के द्वारा जो है, चलिए ये फार्मूला हमको फिर प्रयोग करते हैं। तो ये कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे डी, इसकी वैल्यू अल्फा इंटू टी के बराबर होती है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कुछ डाटा इसमें दिए रहते हैं, कभी स्मॉल डी पूछ दिया जाता है, बाकी डाटा दिए हुए हैं, कभी टेम्परेचर पूछ जाता है कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हो उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर के बाकी सभी टॉपिक कवर हो गए हैं।
और अब आप लोग इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसके फार्मूले सीमित हैं और उन्हीं सीमित सूत्रों का प्रयोग बार बार हो रहा है। तो आज का वीडियो पूरा होता है, अगले वीडियो में नया चैप्टर उठाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।